तो चलिए आज बात करते हैं एक मशहूर हिंदी हॉरर स्टोरी की। हम इसे परत दर परत खोलकर देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर सस्पेंस और डर का ये जो पूरा जाल है वो बुना कैसे जाता है। और हमारी शुरुआत होती है कहानी की इसी एक लाइन से। ये लाइन अपने आप में माहौल बना देती है ना। एक डरावना सा माहौल जो हमें सीधे उस रहस्य में खींच लाता है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो ठीक है, अब कहानी में सीधे उतरते हैं और सबसे पहले मिलते हैं उस परिवार से जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा परिवार जिसकी एक बहुत ही सीधी सादी सी छुट्टी की प्लानिंग एक बहुत ही भयानक सिलसिले की शुरुआत कर देती है। तो ये है वो परिवार, दिल्ली में रहने वाला एक बिल्कुल नॉर्मल खुशहाल परिवार। पिता है रवि, माँ अंजलि और उनके दो प्यारे बच्चे पीहू और चिंटू। मतलब सब कुछ कितना साधारण लगता है ना? पर यही तो हॉरर का पहला नियम है। एक साधारण सी दुनिया जिसमें बहुत जल्द कुछ बहुत ही असाधारण और डरावना होने वाला है। अब देखिए, प्लान बनता है रेवाड़ी जाने का, जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर पड़ता है, और यहीं पर कहानी में डर का पहला बीज बोया जाता है। रवि जो पिता है वो थोड़ा हिचकिचाता है। वो कहता है कि ये रास्ता ना थोड़ा हॉन्टेड है। सोचिए, बस एक छोटी सी बात, एक हल्की सी चेतावनी जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। अब आते हैं कहानी के एक बहुत ही क्लासिक हिस्से पर। यहां राइटर ने एक बहुत चालाक डिवाइस का इस्तेमाल किया है जिसे हम फोरशैडोइंग कहते हैं, मतलब आने वाली घटनाओं का एक इशारा। और ये इशारा हमें मिलता है नानी की सुनाई एक भूतिया कहानी से। तो नानी कहानी सुनाना शुरू करती हैं। बिल्कुल वैसा ही माहौल बन जाता है जैसे हम बचपन में कैंप फायर के पास बैठकर डरावनी कहानियां सुनते थे। और ये लाइनें ये आने वाली घटनाओं का सीधा सीधा आईना है। और फिर आता है उस कहानी का क्लाइमैक्स। ये जो तस्वीर है ना, एक मुड़ी हुई गर्दन वाले बच्चे की, ये बहुत चालाकी से हमारे दिमाग में डाल दी गई है। यही है वो फोरशैडोइंग जिसकी हम बात कर रहे थे। ये सिर्फ कहानी के किरदारों को नहीं डराती, बल्कि ये हम सबको आने वाले खतरे के लिए तैयार कर देती है। अब ये इमेज हमारे दिमाग में अटक गई है। तो मतलब पॉइंट ये है कि डर अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा। वो कहानी सुनने के बाद चिंटू इतना डर जाता है कि वो रात भर रोता है, बड़बड़ाता है। मतलब अब डर असली बन चुका है, परिवार के अंदर घुस चुका है। अच्छा, अब कहानी आगे बढ़ती है घर वापसी के सफर पे, और यहां हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी देरी एक नॉर्मल सी ड्राइव को अंधेरे और वक्त के खिलाफ एक खतरनाक दौड़ में बदल देती है। तो देखिए होता क्या है, दोपहर 1 बजे वो लोग निकलते हैं, सब ठीक था। लेकिन शाम के 5 बजे टायर पंक्चर हो जाता है। अब जब तक वो दोबारा चलना शुरू करते हैं तब तक अंधेरा घिर आता है, और साथ में घना कोहरा भी। ये जो छोटी छोटी मुश्किलें हैं ना, ये सब मिलके एक परफेक्ट स्टॉर्म बना देती हैं। अब परिवार उस हाईवे पर अकेला है और बिल्कुल असुरक्षित। और इसी बीच अंजलि अपने पति रवि को फोन पे तसल्ली देती है। वो उसे बताती नहीं है कि देर हो गई है, ताकि वो परेशान ना हो। देखिए, ये एक तरफ तो अंजलि की आत्मनिर्भरता दिखाता है, पर दूसरी तरफ ये परिवार को पूरी तरह से आइसोलेट कर देता है। अब बाहर की दुनिया में किसी को नहीं पता कि वो लोग असल में एक मुसीबत में फंस चुके हैं। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां से चीजें तेजी से खराब होने लगती हैं। यहां से मामूली घटनाएं एक एक करके सुपरनैचुरल खौफ में बदलने लगती हैं। अचानक कोहरे से ढकी उस सड़क के बीचों बीच उन्हें कुछ दिखाई देता है, कुछ ऐसा जो अंजलि को गाड़ी की रफ्तार धीमी करने पर मजबूर कर देता है। सफर का जो एक रिदम था वो टूट जाता है। वो क्या था? एक टूटी फूटी पुरानी साइकिल। और अजीब बात यह थी कि उसकी सीट नहीं थी। अंजलि सावधानी से गाड़ी उसके पास से निकाल लेती है। मतलब सिचुएशन थोड़ी अजीब है, पर अभी भी इसे समझा जा सकता है। लेकिन माहौल में एक बेचैनी जरूर घुल जाती है। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद उन्हें सड़क के किनारे एक और साइकिल दिखती है, और ये देखकर उनके होश क्यों उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वही साइकिल थी, हूबहू वही, बिना सीट वाली साइकिल। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहीं पर असलियत के नियम टूटने लगते हैं। अब अंजलि और उसकी बेटी पीहू दोनों समझ जाते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। और इसके बाद तो खौफ का सिलसिला ही शुरू हो जाता है। पहले कंबल ओढ़े एक लंबा सा साया दिखता है और फिर गायब हो जाता है। फिर अचानक कार की खिड़की पर अंदर की तरफ से एक बड़े से हाथ का निशान छप जाता है। सोचिए, अंदर से। और फिर कार का रेडियो अपने आप फुल वॉल्यूम पर ऑन हो जाता है और उससे कान फाड़ देने वाली चीख की आवाज आने लगती है। डर अब बाहर नहीं, गाड़ी के अंदर आ चुका है।
और उस चीख के बीच रेडियो से एक साफ भयानक आवाज आती है, इस कोहरे में कोई नहीं बचेगा। ये आतंक का पीक पॉइंट है। तो ये जो दिमागी खौफ था, अब वो एक फिजिकल एक्सीडेंट में बदल जाता है, और यहीं से एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जो कभी सुलझ नहीं पाता। सामने से आती एक बड़े ट्रक की तेज लाइटों से अंजलि की आंखें चौंधिया जाती हैं। वो गाड़ी को बचाने के लिए घुमाती है और सीधा एक पेड़ से जा टकराती है, और बेहोश होने से ठीक पहले अपने आखिरी पलों में वो उसी कंबल वाले साये को बाहर खड़ा देखती है, और उसका बेटा चिंटू उसकी तरफ उंगली से इशारा कर रहा होता है। अब देखिए कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। जब होश आता है तो पुलिस अंजलि को क्या बताती है? वहां कोई दूसरी गाड़ी थी ही नहीं, ये एक सिंगल कार एक्सीडेंट था। लेकिन अंजलि की याददाश्त क्या कहती है? नहीं, वहां कोई था, एक साया। तो एक तरफ है लॉजिक, पुलिस की रिपोर्ट, और दूसरी तरफ है वो खौफनाक हकीकत जिसे अंजलि ने जिया है। और इसी टकराव पर यह पूरी कहानी टिकी है। तो इस पूरे भयानक अनुभव से हमें क्या समझ आता है? हाँ, परिवार शारीरिक तौर पर तो ठीक हो जाता है, लेकिन अंजलि के जहन पर एक गहरा घाव रह जाता है। और वो घाव इस बात का नहीं है कि उसने भूत देखा। असली खौफ इस बात का है कि उसके साथ जो हुआ वो उसे कभी किसी को साबित नहीं कर सकती। जब आपकी सच्चाई को दुनिया एक कहानी मानकर नकार दे, तो वो अकेलापन और वो सदमा किसी भी भूत से ज्यादा डरावना होता है। और यही इस कहानी का असली डर है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जानी पहचानी सड़कों पर जब कोहरा छाता है, तो वो अपने पीछे ऐसे कौन से राज छुपा लेता है